हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो है एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यूटन के गतिविषयक नियम। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने बल और जड़त्व के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूटन के गतिविषयक नियम। न्यूटन के गतिविषयक नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है हमारी न्यूटन के गतिविषयक नियम से। गतिविषयक नियम, न्यूटन्स मोशंस लॉ, ठीक। न्यूटन के गतिविषयक नियम। तो जो न्यूटन महोदय थे, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है गति के 3 नियमों का उल्लेख किया था, ठीक। गति के कितने नियमों का उल्लेख किया था? 3 नियमों का उल्लेख किया था। जो 3 नियम हमारे क्या थे? जो हमारा प्रथम नियम था, ठीक। पहला नियम, ये प्रथम नियम था। इसको हम एक और इसका नाम है, प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम जो था हमारा द्वितीय नियम, इस नियम को हम संवेग संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। और जो तृतीय नियम था, इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे 3 नियम थे प्रमुख, कौन कौन से? प्रथम नियम, जिसको हम कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो था हमारा, उसे हम संवेग संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा नियम था हमारा, उसे हम न्यूटन के गति से वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो पहला नियम क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो पहला नियम था हमारा कि अगर हमारी कोई वस्तु है, ठीक, अगर वो एक समान चाल से गतिमान है, जैसे हम लोगों ने जड़त्व के बारे में पढ़ा था कि इसके अंतर्गत वस्तु जो होती है अपनी क्या करती है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या था? इस नियम में बताया गया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से गतिमान है तो एक समान चाल से गतिमान रहेगी, ठीक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक। तो ये हमारा कौन सा नियम था? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से गतिमान है तो एक समान चाल से गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है। जब हम बाह्य बल लगाएंगे तभी वस्तु जो होगी उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर हम बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा नियम कौन सा नियम था? प्रथम नियम था। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करें, सपोज दैट आप मान लीजिए एक सरल लोलक है, ठीक। सरल लोलक क्या होता है? धागे में बंधा हुआ एक पिंड साम्यावस्था में लटका दिया जाए तो लटका रहता है, विरामावस्था में रहता है, ठीक। वो कब तक विरामावस्था में रहेगा? लटका रहेगा। या तो उसको हम उसकी साम्यावस्था से विस्थापित करें और उसको छोड़ दें तो वो इधर उधर गति करने लगता है, इस तरीके से, ठीक। तो उसकी साम्यावस्था से विस्थापित करने का मतलब क्या? उस पर हमने कौन सा बल लगाया है? बाह्य बल, तभी तो वो गति करने लगा है, ठीक। लेकिन थोड़ी देर पश्चात आप देखते हो ये गति करते करते रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं इस पर बल लगते हैं। जैसे वायु है, वायु के कारण इस पिंड पर कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है, जिसके कारण इसके वेग में लगातार कमी होती जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सरल लोलक को हम चंद्रमा पर लेकर जाएं और वहां पर इसको हम इसकी साम्यावस्था से विस्थापित करके छोड़ दें तो इसका दोलन काल अनंत हो जाएगा, अर्थात ये लगातार कंटिन्यू गति करता रहेगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल पाया नहीं जाता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, तो वायु वहां रहती नहीं है, तो वहां घर्षण इस पर कार्य करेगा नहीं, ठीक है। तो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए हमें सदैव बाह्य बल लगाना पड़ता है। अगर वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित ना करें तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, और यही नियम हमारा क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम या प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से गतिमान है तो एक समान चाल से गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक।
फिर हम द्वितीय नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम जो होता है द्वितीय नियम, ये जो हमारा द्वितीय नियम होता है इसका हम दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा नियम भैया? संवेग संरक्षण का नियम। अगर पूछा जाए संवेग संरक्षण का नियम क्या है तो द्वितीय नियम हम लिख देंगे, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, तो द्वितीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? जैसे कोई हमारी वस्तु है भाई, जैसे आप देखते हैं कोई वस्तु जो है गति कर रही है, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक बच्चा जो है, कोई व्यक्ति धीरे धीरे पैदल जा रहा है और कुछ लोग शरारत करते हैं, पता लगा साइकिल से जा रहे हैं तो उसको धक्का दे दिए। ठीक, तो जब धक्का दे देते तो उसके वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक, कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको पीछे से धक्का दे दें, अगर पीछे से धक्का देंगे उसकी गति की दिशा में तो उसके वेग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और अगर उसकी गति के विपरीत दिशा में आप धक्का देंगे तो उसके वेग में क्या हो जाएगी? कमी। जैसे वो सामने जा रहा है सीधे, आप उधर से आइए उसको धक्का दे दें तो उसके वेग में क्या होगी? कमी। और अगर वो जा रहा है उसको पीछे से धक्का देंगे तो उसके वेग में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आपने जब धक्का दिया तो धक्का देने का मतलब आपने उस पर क्या किया? बल आरोपित किया। क्या किया भाई? बल आरोपित किया। ठीक, अब वेग में हमने कहा वस्तु के वेग में कमी हुई या तो क्या हुई? वृद्धि हुई, अर्थात वेग में क्या हुआ? परिवर्तन। और आपको पता है भाई जो वेग में परिवर्तन होता है तो वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। तो बताया गया भाई कि वस्तु जो है, कि वस्तु पर जो आरोपित बाह्य बल, आपने जो धक्का लगाया है तो किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल जो F होता है उस वस्तु के द्रव्यमान, जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F क्या हो जाएगा? वस्तु पर आरोपित बल बराबर M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और A क्या है? वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो F बराबर में, तो किसी वस्तु पर आरोपित बल जो F होता है वह वस्तु के द्रव्यमान M तथा उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा द्वितीय नियम कहलाता है या संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्वितीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? द्वितीय नियम जब इसको हम इसके पदों में परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल F का मान, किसी वस्तु पर आरोपित बल F का जो मान होता है वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यह बराबर ma हो जाता है, जहां m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और a क्या है? उसमें उत्पन्न त्वरण। ठीक, अगर इसको हम संवेग संरक्षण के नियम के पदों में दें, ये तो हमने बल के आधार पर परिभाषा दी, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि यदि हम भाई जैसे व्यक्ति जा रहा है उस पर आप बाह्य बल आरोपित ना करो, तो बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो क्या उसके वेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो भी हम संवेग पढ़ेंगे, अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो बताया गया भाई कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करें तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहने का मतलब है कि पहले जितना संवेग था उतना ही संवेग बाद में रहेगा अगर बल ना लगाएं तब। ठीक, तो इस द्वितीय नियम को हम एक तो इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F का जो मान होता है वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा और उसमें जितना त्वरण उत्पन्न होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करें तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, ये द्वितीय नियम हो गया। अब हम बात करते हैं तृतीय नियम की, और ये अंतिम नियम है। तृतीय नियम गति का क्या होता है? न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम, इसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये क्या होता है भाई? इस नियम में बताया गया कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं
वस्तु पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल किस दिशा में, विपरीत दिशा में आरोपित करती है। ठीक, तो तृतीय नियम या क्रिया प्रक्रिया का नियम क्या था कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल किस दिशा में लगाती है, विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, तो यही जो नियम होता है हमारा, कौन सा नियम कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। ठीक, जैसे हमने कहा, आपने देखा होगा भाई कि जैसे हम कुएं से पानी खींच रहे हैं, ठीक, कुएं में बाल्टी डालते हैं और बाल्टी से रस्सी से पानी खींच रहे हैं, तो बाल्टी गई भाई, वो पानी से भर गई। अब उसको जब आप खींच रहे हो तो रस्सी पर आप किधर बल लगा रहे हो, अपनी तरफ बल लगा रहे हो, और जो बाल्टी में भरा पानी है वो किधर बल लगा रहा है, वो अपनी तरफ बल लगा रहा है। अगर अचानक रस्सी टूट जाए, अचानक रस्सी क्या हो जाए, टूट जाए, तो आप किधर गिर जाते हो, पीछे की ओर गिर जाते हो, क्योंकि आप रस्सी से पीछे की तरफ जल खींच रहे हो, रस्सी को पीछे की तरफ खींच रहे हो, और बाल्टी उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो भाई जब अपनी तरफ खींच रही है तो अगर रस्सी टूट गई अचानक, तो बाल्टी तो अपनी तरफ खींचना बंद कर देगी, लेकिन आप तो अपनी तरफ खींचोगे, इसलिए आप पीछे की तरफ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, तो कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी के टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर अचानक गिर जाता है, ये किसके कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है। जैसे एक चीज और हुई, आप लोग जैसे पानी में, जल में नहाते हो, नदी, तालाब, नहर इत्यादि में नहाने जाते हो, तो जब उसमें पानी होता है तो पानी में जब हम तैरते हैं तो तैरने के समय देखिए भाई, हम लोग पानी को पीछे की तरफ हटाते हैं। जब हम पानी को पीछे की तरफ अपने हाथों से विस्थापित करते हैं तो हम जितना बल पानी पर लगाते हैं, पानी भी क्या करता है, उतना बल हमारे ऊपर लगाता है। जल को हम जितना विस्थापित पीछे की तरफ करते हैं, जल भी हमको क्या करता है, हम पर उतना बल लगाता है। भाई हम हाथों से इसको पीछे की तरफ कर रहे हैं तो वो भी हमारे हाथों पर क्या कर रहा है, बल लगाता है, जिसके कारण हम आगे की दिशा में तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हम जितना बल जल पर आरोपित करते हैं, जल भी हम पर क्या करता है, उतना ही बल आरोपित करता है। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे आप देखते होंगे नाव में व्यक्ति बैठा है तो एक पतवार होती है, पतवार देखा होगा, जिससे पानी, पुरानी मूवियों में देखो, झील में जब गाना होता है बढ़िया सा, तो उसमें जो होता है नायक और नायिका जब चलते हैं नाव में, तो उस समय वो पतवार से पानी को हटाया करते हैं, ऐसे ऐसे हटाते हैं। तो पतवार से जब वो पानी को विस्थापित करते हैं तो पतवार से जितना पानी पर वो बल लगाते हैं, जल पर बल लगाते हैं, जल भी पतवार पर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण वह आगे की तरफ विस्थापित होता चला जाता है। ठीक, और आपने पढ़ा होगा कि बंदूक से गोली चलाने पर, गोली के दगने पर हमें झटका लगता है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के। तो तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। तो यही नियम हमारा क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन के गति विषय कितने नियम थे, 3 नियम थे। प्रथम नियम, इसको हम किस नियम के नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से। द्वितीय नियम, इसे हम किस नियम के नाम से जानते हैं, समय संरक्षण के नियम से। और तृतीय नियम, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, तो हमने ये नियम और इस पर आधारित आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो ये जो है क्वेश्चन अछूता नहीं रहता है, उसमें पूछा जरूर जाता है। ठीक, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, संवेग की। संवेग पर आधारित क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। इसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक, संवेग मोमेंटम क्या होता है भाई, जैसे भाई कोई हमारी वस्तु होती है, ठीक, हमारी एक वस्तु है, तो जो वस्तु होगी तो प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है। एक हमारी वस्तु हो गई यम, एक वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। अगर यह वस्तु गतिमान है तो अगर गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो इसका जैसे हम मान ले वेग कितना हो, v हो, तो अगर हम द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देते हैं, द्रव्यमान को क्या करते हैं, वेग से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ समवेग, सम मीन्स बराबर वेग,
समान, अर्थात समान वेग से गति करती है। ठीक, वेग क्या हो, समान। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है और वस्तु का जो वेग है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो संवेग जो होता है इसे हम p से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, p से। तो संवेग जो होता है p बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m गुणे वेग v। तो संवेग हमारा होता है p बराबर mv। ठीक, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, संवेग। तो संवेग को हम लिखते हैं p बराबर mv। ठीक, इसके अगर हम मात्रक की बात करते हैं भाई, संवेग का जो मात्रक होता है, ध्यान देना भाई, मात्रक क्या होता है, m है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम है। और v है हमारा वेग, v क्या है, वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉरी, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, या बेटा इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड। क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड। ठीक, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। अगर हम संवेग के विमीय सूत्र की बात करें भाई, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा विमीय सूत्र, देखो किलोग्राम m किस प्रणाली का मात्रक है, इसका विमीय सूत्र किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है। किसका, मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक है। और हमने बताया था मूल राशि जो विमीय सूत्र लिखते हैं, हमने आपको बताया था जो विमीय सूत्र लिखते हैं हम मूल राशियों के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कहा पहला क्या लिखा है, किलोग्राम हमारी मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक है। किसका, द्रव्यमान का। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। इसलिए इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम m का प्रयोग करते हैं। मीटर जो है हमारी मूल राशि किसका मात्रक है, लंबाई का, और लंबाई को अंग्रेजी में हम लेंथ कहते हैं, इसलिए इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम यल का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रति मीन्स होता है बटे। जो सेकंड है हमारी मूल राशि समय का मात्रक है, और समय को अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम, इसलिए इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टी की घात 1 है। अगर हम घातांक का नियम लगाते हैं, विमीय सूत्र को हम सदैव अंश में ही लिखते हैं, तो यहाँ पर टी की घात 1 है। जब घातांक के नियम से टी की घात 1 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका जो विमीय सूत्र बनता है संवेग का, कितना बन जाता है भाई, ml टी की पावर -1। ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है, और विमीय सूत्र होता है ml टी की पावर -1। और यह एक हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि भाई, सदिश राशि। तो भाई यहां से इतनी बातें पहले मुख्य हुई कि संवेग क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, और संवेग कैसी राशि है। तो संवेग होता क्या है भाई, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। इसको हम p से दर्शाते हैं, तो हमारा संवेग p बराबर कितना होता है, mv, जहां m है वस्तु का द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। विमीय सूत्र ml टी की पावर -1, और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से संवेग पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली बात कही गई भाई कि संवेग जो होता है वो p बराबर होता है mv। ठीक, तो यहाँ से हम दो बातें पढ़ते हैं भाई। संवेग, किसी वस्तु का जो संवेग है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर, दो बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर दो राशियां हैं, एक हमारा द्रव्यमान और एक वेग हो गया। अगर इनको हम अलग अलग करें, ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं संवेग की निर्भरता
ध्यान दीजिए भाई, संवेग की निर्भरता, संवेग की निर्भरता। तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, P अनुक्रमानुपाती यम, और दूसरा हम लिख सकते हैं P अनुक्रमानुपाती V। अर्थात किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? P अनुक्रमानुपाती होता है यम के। यम क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान। और P क्या है? संवेग। अर्थात अगर अनुक्रमानुपाती होने का मतलब क्या है? अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका संवेग क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। ठीक। दूसरी बात, अब जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। अब यहां से एक बात की हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा दे पहले। P अनुक्रमानुपाती होता है यम के, अर्थात किसी वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए, एक ट्रक, ठीक, क्या कहा जाए? एक ट्रक और एक कार, एक ट्रक और एक कार। अब दोनों की स्थितियों में अंतर लगा सकते हो। ट्रक का वेट ज्यादा होता है, भारी होती है, और कार का वेट कम होता है। ठीक। एक ट्रक और एक कार दोनों 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ट्रक और कार दोनों कितनी चाल से गतिमान है? 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। आप बताइए भाई किसका संवेग अधिक होगा? ठीक। तो अगर चाल समान हो, चाल क्या हो? वेग। वेग अगर समान हो तो इस स्थिति में जो वस्तु जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, क्योंकि द्रव्यमान संवेग के अनुक्रमानुपाती है। तो किसका द्रव्यमान अधिक है? ट्रक। किसका द्रव्यमान? ट्रक का द्रव्यमान अधिक है। तो इस स्थिति में ट्रक का जो संवेग होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। तो अर्थात यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग अधिक तथा हल्की वस्तु का संवेग क्या होता है? कम होता है। यहां से P अनुक्रमानुपाती यम हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। समान वेग से गतिमान वस्तुओं में, तो यहां से निष्कर्ष निकला समान वेग से गतिमान वस्तुओं में, गतिमान वस्तुओं में क्या होता भाई? समान वेग से गतिमान वस्तुओं में भारी वस्तु का संवेग अधिक तथा भारी वस्तु का संवेग अधिक तथा हल्की वस्तु का संवेग क्या होता है? कम होता है। अधिक तथा हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। बात समझ में आई भाई? हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। ठीक। तो अगर दो वस्तुएं हैं, एक समान वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है? एक समान वेग से गतिमान है, तो इस स्थिति में भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा और हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। ठीक। सेकंड कंडीशन में हम यहां से लिख सकते थे भाई, जैसे P अनुक्रमानुपाती यम था, अब अगली कंडीशन किस पर निर्भर करता है? वेग पर। हमने लिख दिया P अनुक्रमानुपाती V, अर्थात जो संवेग होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक। लेकिन वेग कब निर्भर करेगा? किस कंडीशन में? क्योंकि यहां पर हमने यम को नहीं लिया, और जिसको नहीं लिया होता है उसको हम नियत मान लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमने किसको नहीं लिया था? वेग को। तो वेग को हमने क्या माना था? नियत। तभी तो लिखा था समान वेग से गतिमान। तो यहां पर हम किसको नहीं ले रहे हैं? द्रव्यमान को, अर्थात द्रव्यमान को नियत मान लेंगे। ठीक। द्रव्यमान को क्या मान लेंगे? नियत मान लेंगे। तो इस कंडीशन में जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसका संवेग क्या होगा? अधिक होगा। जैसे कह दें दो ट्रक, एक ट्रक A और B है, या कहा गया समान द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक पिंड A और एक पिंड कौन सा है? B। समान द्रव्यमान के दो पिंड A और B जो हैं क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड तथा 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। कितनी चाल से? 30 मीटर पर सेकंड तथा 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। किसका संवेग अधिक होगा? तो ध्यान देना भाई, यहां से P अनुक्रमानुपाती है V के, अर्थात जिसका वेग अधिक उसका संवेग अधिक, और दोनों के द्रव्यमान क्या थे? समान थे। तो किसका वेग अधिक है? B का।
तो b का वेग अधिक है तो b का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात यहां से क्या कह सकते हैं कि समान द्रव्यमान की वस्तुओं में जिस वस्तु का वेग अधिक होता है उसका संवेग अधिक, और जिसका वेग कम होता है उसका संवेग कम होता है। बात समझ में आई? तो जब समान द्रव्यमान की वस्तुएं गतिमान होती हैं तो अधिक वेग वाली वस्तु का संवेग अधिक तथा कम वेग वाली वस्तु का संवेग कम होता है। क्लियर? ठीक। जैसे इस पर अब आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया भाई, जैसे पहला क्वेश्चन यहां से बना आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 आंकिक प्रश्न हमारा है, कह रहा है जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। 40 मीटर पर सेकंड की चाल या वेग से गतिमान है, की चाल से गतिमान है, वस्तु का संवेग होगा, गतिमान है, वस्तु का संवेग होगा, वस्तु का संवेग। अब देखो भाई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो है 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग वेरी सिंपल निकाल सकते हो भाई। द्रव्यमान m बराबर कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम, और वेग कितना दिया गया है, वेग जो हमारा v है वो 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो संवेग निकालने के लिए संवेग p बराबर कितना होता है, mv होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। गुणा कर लेते हैं, p बराबर m का मान 5 और v का मान 40, तो p बराबर 5 को 20 और 0 लगा दिया, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया, कहा गया समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं, एक वस्तु A और दूसरी वस्तु B। समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दिशा में 60 मीटर पर सेकंड तथा 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड टाइप इस तरीके का हो गया। क्या पूछा गया भाई, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B, A तथा B 60 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से गतिमान है, इनके संवेगों का अनुपात होगा, देखिए इनके संवेगों का अनुपात निकालना है, तो इनके द्रव्यमान क्या है, समान है। अभी हमने बताया अगर द्रव्यमान समान होते हैं तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान वेग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए पहली वस्तु का वेग v1 बराबर कितना है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, और दूसरी वस्तु का वेग जो है v2 बराबर कितना है, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। अभी हमने आपको बताया था कि संवेग दो बातों पर निर्भर करता है। संवेग p बराबर होता है mv, एक तो द्रव्यमान तो पर और एक तो वेग पर। अगर इनमें से कोई एक नियत ले लें, जैसे द्रव्यमान दोनों का क्या है, समान है, तो जो नियत होता है उसको छोड़ देते हैं, तो p अनुक्रमानुपाती किसके लिख देते हैं, v के लिख देते हैं। ठीक, तो एक शॉर्टली हम फार्मूला बना लेते हैं लॉन्ग से जाने की बजाय। अब द्रव्यमान नियत है तो p जो है अनुक्रमानुपाती है v के, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो चूंकि p अनुक्रमानुपाती है v के, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं P1 बटे P2। दो कंडीशन है ना, P1 पहली वस्तु का संवेग, P2 दूसरी वस्तु का संवेग, बराबर V1 बटे V2। V1 पहली वस्तु का वेग हो जाएगा और V2 दूसरी वस्तु का वेग। देखो P1 बटे P2 बराबर M1 के स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति आवर्स और M2 के स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये किलोमीटर प्रति आवर्स से आवर्स कटेगा, 0 से 0, या कह सकते हैं 20 तिया 60, 20 दूना 40। तो P1 बटे P2 बराबर 3 बटा 2,
3:2 आ जाएगा। ठीक, तो ये शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर कोई देख, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दी गई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। अगर उसमें से जो राशि समान कह दी जाती है उसको हम नियत मान के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं। तो P अनुक्रमानुपाती हो गया V के, तो इसको अगर दो कंडीशन थी, दो में लिखना था, तो हमने लिखा P1/P2 बराबर V1/V2। अनुपात देखिए, जब P अंश में था तो इस P के संगत क्या हो, P1, जैसे P के संगत यहाँ V है, P अंश में तो V अंश में। ठीक, तो जब हम इसको दो कंडीशन में लिखेंगे तो P1 लिखेंगे, तो P1 जब अंश में है तो इसके संगत क्या है था V1, V1 कहाँ होगा अंश में। P2 अगर हर में है तो उसके संगत क्या है V2, उसको हर में लिखेंगे। ठीक, जैसे हम आपको बताएं, जैसे यहाँ से ये लिख दिया एक कोई चीज आप समझिए, जैसे यहाँ से लिखा वेग नियत है तो P अनुक्रमानुपाती यम के है। अब इसको इसी फार्मूले के रूप में लिखे तो P1/P2 बराबर M1/M2, P1/P2 बराबर M1/M2। जैसे कह दिया गया एक बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक, जो है बल है व्युत्क्रमानुपाती 1/r² अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दो कंडीशन दी है तो इसको देखो फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे। पहले लिख ले दो स्थितियों में, ये पहली स्थिति में बल और ये दूसरी स्थिति में बल, बराबर का चिन्ह। F अंश में था तो R कहाँ था, r² हर में था। अब देखो F1 अगर अंश में है तो r1² कहाँ लिखेंगे, हर में, तभी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। F2 हर में है तो r2 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, उल्टा संबंध होता है। F1 अंश में तो r1 हर में और F2 हर में तो r2 अंश में। इस तरीके से हम सूत्र बनाते हैं और किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका रूल होता है, नियम होता है। अभी जब हम रेगुलर क्लासें पढ़ेंगे, अब रेगुलर साथ में बने रहोगे तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वहां पर अगर लॉन्ग फॉर्मेट बनाएंगे P बराबर mv, माना फलाने द्रव्यमान है उनका, ये उस तरीके से हल करोगे तो बड़ा टाइम लेता है और वहां पर गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो जब शॉर्टकट क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से जो है उसको बना लेते हैं सूत्र को और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी जो बात थी, ये क्या था, संवेग और संवेग पर आधारित क्वेश्चंस। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो संवेग के बारे में आपने पढ़ा भाई कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगर दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो किस वस्तु का जो होता है भाई, संवेग अधिक होगा। समान वेग से गतिमान दो वस्तुओं में किस वस्तु का संवेग अधिक होगा, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए एक बात और हमारी सुनिए आप लोग भाई, जो बहुत ही जरूरी बात है, आप लोग आंसर नहीं देते हो, कमेंट बॉक्स में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग इत्यादि इत्यादि चीजें लिखते हो, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आप अधिक से अधिक संख्या में लोग आंसर देने का प्रयास करें। इससे देखिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने व्हाट्सएप पर आंसर भेजा, ठीक, तो वो केवल हम ही देख सकते हैं। हमारे ग्रुप में भेजा व्हाट्सएप ग्रुप में तो केवल हम ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हो तो वो हमारे अतिरिक्त जितने लोग उस वीडियो को देखेंगे वो सभी लोग देखेंगे कि हाँ इन्होंने ये कमेंट किया है, इन्होंने ये वीडियो देखा है, ये आंसर सही है कि गलत है। और आप ये मत डरिए कि हमारा आंसर गलत है। देखिए अगर आपसे कुछ कभी गलत होगा तभी सही होने की संभावना है। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन आप ये प्रयास ही नहीं करोगे, कभी प्रयास नहीं करोगे तो गलत भी नहीं होगा, लगाओगे ही नहीं तो गलत सही होने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। ठीक, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो तो वो हमारे अतिरिक्त सब तक पहुंचता है। जितने लोग पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग देखते हैं वीडियो तो उसमें भी पहुंचता है, तो उनको भी लगता है देखो हाँ इन्होंने आंसर दिया है, ये पढ़ते हैं, तो इससे जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर भेज देते हो तो वो केवल हम तक पहुंचता है, बाकी लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम इस चैप्टर का, आज का लास्ट टॉपिक संवेग। क्वेश्चन जैसे पूछा जाए संवेग तथा बल में संबंध, संवेग तथा बल में संबंध, संवेग तथा बल में संबंध, या ठीक कहा जाए संवेग परिवर्तन की दर तथा बल में संबंध, या कहा जाए संवेग परिवर्तन का नियम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
संवेग तथा बल में संबंध या संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब किसके साथ परिवर्तित हो, समय के साथ। ध्यान देना भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां से जैसे हमने माना एक हमारा पिंड है, ये पिंड था, इसका द्रव्यमान m था, पिंड का द्रव्यमान कितना था, m था। m द्रव्यमान का पिंड u वेग से गतिमान था। कितने वेग से, u इसका कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। एक द्रव्यमान का वस्तु थी वो u वेग से गतिमान थी। अब इस वस्तु पर हम आए और पीछे से यह बल आरोपित कर दिए, इतना बल लगाए, F बल। अब जब हम वस्तु पर बल लगाएंगे भाई उसकी गति की दिशा में, तो क्या होता है, उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। उसके वेग में क्या होती, वृद्धि। अगर गति की दिशा में लगाएंगे तो वेग में वृद्धि, अगर गति के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो वेग में कमी होगी। तो भाई वेग में वृद्धि होगी या वेग में कमी होगी तो वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। ठीक, तो ध्यान देना भाई, यहां से जैसे हमने कहा, माना कि एक m द्रव्यमान की वस्तु जो थी u वेग से गतिमान थी। m द्रव्यमान की वस्तु कितने वेग से गतिमान थी, u वेग से गतिमान थी। तो यहां से निकाल ले हम वस्तु का संवेग, वस्तु का संवेग। अच्छा लिख दें पूरा, है ना। आप लोग नए नए जुड़े हो तो अभी आप लोग हो सकता है लिख ना पाओ, तो देखो कैसे लिखते हैं। हमने माना भाई, माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिमान है। कितने वेग से, वस्तु u वेग से गतिमान है। ज्यादा दूर लिखे, वस्तु u वेग से गतिमान। हमने माना भाई एक हमारी स्मॉल द्रव्यमान की जो वस्तु थी u वेग से गतिमान है, इसलिए वस्तु का हम लिख ले संवेग, वस्तु का संवेग। ये प्रारंभिक संवेग हो जाएगा वस्तु का, चाहे प्रारंभिक संवेग लिख दो, p1 बराबर द्रव्यमान कितना है m और वेग कितना है u, तो m इंटू u हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता, भी आपने कहा है। ठीक, अब यहां से हम कह दें वस्तु पर हम F बल आरोपित कर दें, वस्तु पर F बल, कितना बल, F बल आरोपित करने के पश्चात, F बल आरोपित करने के पश्चात वस्तु का वेग v हो तो, वस्तु का वेग v हो तो। अब देखो जब हमने वस्तु पर बल लगाया तो बल लगाने के पश्चात वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया, v हो गया। देखिए जब वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षण भर के लिए लगाते हैं। ठीक, तो वस्तु पर F बल आरोपित करने के पश्चात वस्तु का वेग v हो तो इस कंडीशन में हम निकाल लें वस्तु का संवेग। ध्यान देना भाई, वस्तु का संवेग, वस्तु का संवेग F बराबर वो संवेग, ये अंतिम संवेग हो जाएगा P2 बराबर वस्तु का द्रव्यमान कितना था m और वस्तु का अंतिम वेग कितना है v, तो संवेग P2 बराबर हो गया mv। पहले संवेग कितना था mu, बाद में संवेग कितना हो गया, mv हो गया। ठीक, तो हम निकाल लें संवेग में होने वाला परिवर्तन, बल आरोपित करने के पश्चात हम निकाल लें संवेग में होने वाला परिवर्तन। इसलिए संवेग में होने वाला परिवर्तन, संवेग में होने वाला परिवर्तन, संवेग में होने वाला परिवर्तन निकाल लें। परिवर्तन को हम डेल्टा से दर्शाते हैं, किससे, डेल्टा, डेल्टा p बराबर परिवर्तन होता है। सदैव हम परिवर्तन निकालते हैं अंतिम से प्रारंभिक को घटाकर। अंतिम से किसको घटाते हैं, प्रारंभिक को घटाते हैं। ठीक, तो अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब कमी होती है, और धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब वृद्धि होती है। जैसे कहा गया हमारे पास 50 रुपये थे 50 रुपये थे, थोड़े समय पश्चात हमारे पास 125 रुपये हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई है, कितना परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन निकालने के लिए हम लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक।
अंतिम कितने हो गए 125, प्रारंभ में कितने थे 50, तो 125 से 50 घटा दिया प्लस का 75 आया। इसका मतलब हमारे पास 75 रुपये की क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक, अभी यही क्वेश्चन कहता कि हमारे पास 50 रुपये थे, कुछ समय पश्चात हमारे पास 32 रुपये बचे। कितने बचे 32, पहले थे 50, बाद में कितने बचे 32, कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम अंत में कितना बचा 32, प्रारंभ में कितना था 50, तो 32 से 50 घटाए कितना है -18। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में आया है, तो माइनस में आने का मतलब कमी हो गई है। क्या हो गई, कमी, कितने रुपए कमी 18 कमी। ठीक, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहां से संवेग में होने वाला अगर हम परिवर्तन निकालेंगे तो परिवर्तन डेल्टा पी बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। क्या लिखते हैं भाई, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है P2 और प्रारंभिक संवेग कितना है P1, तो डेल्टा P बराबर P2 का मान देखो बेटा कितना है mv माइनस P1 का मान कितना है mu। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, डेल्टा P बराबर, यहां से देखा जाए इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, m, और ये हो जाएगा v माइनस u। v क्या है हमारा, अंतिम वेग है, और u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो डेल्टा p बराबर m, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात ये क्या है, वेग में होने वाला परिवर्तन। इसको हम कितने से लिख सकते हैं, डेल्टा v से। कितना लिख सकते हैं भाई, डेल्टा v, चूंकि वेग परिवर्तन डेल्टा v बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखो भाई, अंत में पहले कितना था u, बल आरोपित करने के पश्चात कितना हो गया v, तो डेल्टा p बराबर आ गया m इंटू डेल्टा v, जहां डेल्टा p क्या है, संवेग में होने वाला परिवर्तन, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, डेल्टा v क्या है, वेग में होने वाला परिवर्तन। इतनी बात सब लोग समझ गए भाई। जो डेल्टा लग जाता है वो परिवर्तन दर्शाता है। ठीक, तो डेल्टा v बराबर हमने लिखा v माइनस v u, जहां v कौन सा वेग है, अंतिम वेग, बल आरोपित करने के बाद का वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्लियर। अब दो इसमें समीकरण जो बना है, दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक, दोनों पक्षों में हम डेल्टा t से भाग करते हैं। डेल्टा t से भाग करने पर, ध्यान देना भाई, डेल्टा t से क्या करने पर, भाग करने पर। दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग करेंगे, कितना बनेगा ये हमारा, डेल्टा p बटे डेल्टा t, डेल्टा p बटे डेल्टा t बराबर m, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v बटे डेल्टा t। ठीक, ये डेल्टा p अपान डेल्टा t। अब संवेग परिवर्तित हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। डेल्टा t हो जाएगा समय में होने वाला परिवर्तन बराबर m। ये डेल्टा v है वेग में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा t है समय में होने वाला परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर। अगर वेग को में परिवर्तन हम समय के साथ नापें तो क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। ये बन जाएगा हमारा वेग परिवर्तन की दर, डेल्टा v अपान डेल्टा t किसके बराबर, 1 है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। चूंकि त्वरण जो होता है a बराबर होता है डेल्टा v अपान डेल्टा t, जहां डेल्टा v क्या है, वेग में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा t क्या है, समय में होने वाला परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर लिखते नहीं हो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, वही। ठीक, अब देखिए ma, अभी हमने न्यूटन का गत विषयक द्वितीय नियम पढ़ा है। न्यूटन के गत विषयक द्वितीय नियम से, गत विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गत विषयक द्वितीय नियम से लिखेंगे तो कितना हो जाता है, से F बराबर होता है ma। F बराबर कितना होता है, ma। इसलिए जो ma आया है उसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, F। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा p अपान डेल्टा t बराबर F। कितना लिख सकते हैं भाई, डेल्टा p अपान डेल्टा t बराबर F, जहां डेल्टा p अपान डेल्टा t क्या हो जाएगी, संवेग परिवर्तन की दर, और F क्या हो जाएगी, आरोपित बाय बल। ठीक, तो ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर तथा बल में संबंध, या कह सकते हैं संवेग तथा बल में संबंध। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। क्लियर, कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अब यहीं से अगर तुमसे कहा जाए संवेग संरक्षण का नियम लिखिए,
किसका नियम? संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यहीं से हम यदि कह दें, यदि F बराबर हो जाए 0, F बराबर किसके हो? 0 के हो तो, ठीक, F बराबर 0 अर्थात बल आरोपित ना करें तो कितना हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर 0। तो डेल्टा P बराबर डेल्टा T का गुणा हो जाएगा 0 से, तो 0। डेल्टा P है संवेग परिवर्तन की दर। तो अगर परिवर्तन दिया होता है, प्रारंभिक निकालना होता है तो समाकलन कर देते हैं, इसलिए डेल्टा P समाकलन आप 0, डेल्टा P का समाकलन होगा P और 0 का होगा नियत, अर्थात P नियत। अर्थात यहां से क्या कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर F बराबर कितना है? 0। F क्या है? आरोपित बाह्य बल। अगर वस्तु पर हम बल ना आरोपित करें तो वस्तु का संवेग क्या होता है? नियत होता है, P बराबर नियत। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो वस्तु का संवेग नियत रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करें तो वस्तु का जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ पाएंगे तो दोबारा पुनः इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, और आप लगातार अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान सी लगने लगेगी, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका यही था। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो है समान द्रव दो वस्तुएं जो थी समान वेग से गतिमान थी, तो इसमें किस वस्तु का संवेग अधिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में